हेलो हेलो हेलो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस लेक्चर में। हमारा आज का ये जो लेक्चर है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग चैप्टर 3 की बात करने वाले हैं। चैप्टर 3 का जो नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ये जो गति है, पृथ्वी किस तरीके की गति करती है, कौन कौन सा गति होता है, जितनी भी बातें हैं उनसे रिलेटेड सारी की सारी बातें जो एनसीईआरटी में लिखा है, हर एक वर्ड, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डायग्राम आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, पृथ्वी की कौन कौन सी गतियाँ होती है? घूर्णन गति होता है और एक परिक्रमण गति होता है। इन दोनों गतियों के बारे में आप लोगों को एक भरपूर और अच्छा खासा एक मोटा मोटी नॉलेज आप लोगों के दिमाग में आज इंस्टॉल करके जाऊंगा मैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये जो हमारी है वो अर्थ का जो एक फिगर बनाया गया है, ये अर्थ हमारी ऐसे ही दिखती है, जिस पर ये सारी जो ब्लू कलर का दिखाया गया है ये महासागर है और ये सारी जो चीज़ें दिखाई गई है वो है हमारा कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बोले तो महादेश, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, हम पढ़ना चालू करते हैं। कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। दो प्रकार की गतियाँ होती है पृथ्वी की, घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उस गति को हम लोग पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। आराम से सुनना, मैं सबको समझा रहा हूँ क्या होता है घूर्णन, क्या होता है परिक्रमण, आराम से सुनना। सबसे पहले ये मान लो क्या है, ये क्या है, ये इसको मान लो कि पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये क्या है, तो ये जो पेन का कैप है वो हमारा सूर्य है और ये जो हमारी है, और ये जो है कैप रेड कलर का, ये हमारा है सूर्य और ये जो कैप है ये हमारी पृथ्वी है। तो अगर पृथ्वी अपने कक्ष पे, अपने कक्ष मतलब अपने रास्ते पर होकर के अगर सूर्य के चारों ओर घूम जाती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उस गति को हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति। क्या, कौन सी गति? परिक्रमण गति। अपने अक्ष पर स्थिर रख, अपने अक्ष पे चारों ओर घूम जाना, इस गति को बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर घूम जाना, इसको बोलते हैं पृथ्वी का परिक्रमण गति। अपने अक्ष पे, अपने रास्ते पर सूर्य के चारों तरफ घूमना, इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। और पृथ्वी है ये, मान लो ये कौन सी, ये पृथ्वी। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूमती है ऐसे लट्टू की तरह गोल 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 गोल, अपने अक्ष पे ही लट्टू की तरह घूमती है गोल 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 गोल, इस गति को बोलते हैं घूर्णन गति। पूरे सूर्य के चारों ओर घूम गई तो उसको बोलते हैं परिक्रमण, परिक्रमा कर रही है, और अपने पे घूम गई उसको घूम रही है, घूर्णन गति कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री, कितना डिग्री? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कहाँ से? कक्षीय सतह से। कहाँ से? कक्षीय सतह से। यहाँ पर समझना है आराम से। मान लो कि ये जो है ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एक सर्कल सूरज बनाया गया है। पृथ्वी का जो अक्ष किसको बोलते हैं? तो ये वाला जो लाइन खींचा गया है पूरा का पूरा, ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं, जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाता है, इस वाले रेखा को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस ऑफ द अर्थ। और ये जो है ये ग्लोब में दिखाया जाता है तो ये रियल लगता है, ठीक ना। लेकिन ऐसे अर्थ में बात किया जाए नेचुरली तो ये काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। तो बात करें तो ये जो अक्ष काल्पनिक रेखा है और ये जो अक्ष है ये वाला जो सतह है इसका सत्य, ये जो है ये वाला जो सतह यह है तुम्हारा, क्या बोल रहे हैं? कक्षीय सतह। क्या बोलता है ये? कक्षीय सतह। ये वाला जो है हमारा पृथ्वी का कक्षीय सतह है। तो
ये वाला जो कक्षीय सतह से ये वाला जो अक्ष है कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। देख लो डायग्राम बनाया गया, कितने डिग्री का बनाया जाता है, 66.5 डिग्री। अब बोलेगा तो पृथ्वी को हम लोग 6.5 हम लोग जानते हैं कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कैसे? ऐसे कि यह मान लेते हैं कि एक काल्पनिक रेखा है और यह काल्पनिक रेखा हमारे लंबवत खींचा गया है। कहाँ पर? हमारे कक्षीय समतल पे। कहाँ पे? कक्षा के सतह पे। तो ये लंबवत खींचा गया है, तो लंबवत खींचा गया है तो हमारे पृथ्वी के कक्षीय समतल पर जो लंब खींचा गया है उससे हमारे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कौन? पृथ्वी। बात करेगा कि पृथ्वी हमारे कक्षीय समतल से कितना झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री, और लंब से कितना झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब देखो, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। देखो कक्षीय समतल यही है। कौन सा है ये कक्षीय समतल? ये है, ठीक ना। ये वाला जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं कक्षीय समतल। ये वाला जो है हमारा वो समतल कक्षीय समतल है। समझ में आ गया होगा आपकी बात। कक्षीय समतल कहते हैं, क्या होता है? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। बात क्लियर हो गया? अब चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, सारे बात लोग जानते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह के पास अपना लाइट नहीं होता है और सौरमंडल के सेंटर में प्रेजेंट होता है सूर्य, और सूर्य के पास अपना प्रकाश एंडुस्मा होता है, इसीलिए वो पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश लेती है। आप लोग बात जानते हैं। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, लगभग गोल नहीं है, गोल है लेकिन गोले के समान है, ठीक है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होता है। सही बात है कि मान लो कि यह अगर एक गोला है, यहाँ से लाइट आ रहा है भाई, यहाँ से अगर लाइट आएगा तो बताओ इधर वाले एरिया में ही ना लाइट जा पा रहा है, तो इधर ही ना अंजोरा होगा, इधर तो अंधेरा ना रहेगा। इधर थोड़े लाइट जा रहा है तो इधर अंधेरा रहेगा, इधर उजाला रहेगा। बात समझ में आ गया? तो अगर पृथ्वी है कैसी हमारी? पृथ्वी है हमारी एक गोले के समान, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, मतलब जिधर लाइट जाएगा उधर दिन होगा और दूसरे भाग में क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त किसको कहते हैं? एक वह वृत्त, ग्लोब पर स्थित वह वृत्त जो हमारे दिन एवं रात को विभाजित करता है उसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। उसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। आराम से देखो, यहाँ पर दिखाया गया है तुम्हारा एक अर्थ का नमूना बनाया गया है और यहाँ पर सूर्य को दिखाया गया है। सूर्य का लाइट से, सूर्य का लाइट इस एरिया में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? इस वाले रीजन में पड़ रहा है। तो देखो इधर क्या है? उजाला है, उजाला है तो इधर क्या होगा? दिन। और इधर क्या है? अंधेरा है। अगर ये इधर अंधेरा है तो इधर क्या होगा? रात। तो अगर रात को और दिन को एक ऐसा वृत्त जो बांटता है, जो रात को और दिन को विभाजित करता है, मतलब बांटता है पृथ्वी के मतलब सतह पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग, यही ना बांट रहा है जी, इधर हो गया, इससे इधर हो गया दिन और इधर हो गया रात, तो यही ना बांट रहा है, यही ना बांटने वाला वृत्त है। वृत्त इसलिए बोलो, ये तो रेखा दिखाई दे रहा है, लेकिन वृत्त इसलिए क्योंकि ये उस साइड से भी होगा, ठीक ना। तो इसी वृत्त को बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। इसी वृत्त को क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे चलते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है अक्ष से। ये वाला जो अक्ष है उससे ये थोड़ा सा दूर है, ठीक ना। तो अब अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा आप 3 पॉइंट देख सकते हैं, देख लीजिए। हम लोग पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। मतलब कि एक चक्कर कहाँ लेती है? अपने अक्ष पर घूमने में। अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय? 24 घंटा। मतलब अपने अक्ष पे घूम जा रही है, मतलब लड्डू की तरह घूम रही है। लड्डू की तरह घूम रही है तो घूर्णन गति कर रही है, तो घूर्णन गति करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? तो 24 घंटे। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल, वहीं जो अपने अक्ष पर घूम रही है उसके समय काल को, मतलब 24 घंटे को पृथ्वी को क्या कहा जाता है? दिन। मतलब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के पर एक दिन अगर होगा, एक दिन बराबर 24 घंटे, 24 घंटा। समझ में आ गया क्या? आगे चलते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। दैनिक गति मतलब डेली ये जो गति होती है, रोज ये रिपीट होता है, इसीलिए इसको दैनिक गति बोला जाता है। क्या बातें क्लियर हो गई? डायग्राम भी क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा पेज खत्म। आगे चलते हैं। यहाँ पर है एक एक्टिविटी, आप लोग स्वयं करिएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब पढ़ते हैं ये वाला पेज। सबसे पहले यहाँ पर हमारे एक महान साइंटिस्ट
को दिखाया गया है, बताया गया उनके बारे में कि क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री उसको बोलते हैं जो एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल ऊपर के आकाशीय पिंड के बारे में पढ़ते हैं उनको खगोल शास्त्री बोलते हैं। आर्यभट्ट सर जो है उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी जो है गोल है। कैसी है? पृथ्वी है गोल और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। मतलब कि उनसे पहले ना जो भी विद्वान थे तो वो बताते थे कि ये सूर्य है ना, सूर्य और ये हो गई पृथ्वी, तो जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जो सूर्य है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती है। वो बात बोलते थे पहले के साइंटिस्ट। जैसे ही आर्यभट्ट सर आए वो बोले कि नहीं, पृथ्वी जो है हमारे सूर्य के चारों तरफ घूमती है और सूर्य जो है पृथ्वी के केंद्र मतलब कि सौरमंडल के केंद्र में प्रेजेंट है। ये इसको घूमते नहीं है, मतलब पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है 24 घंटे में। तो यही बात बताते हैं कौन? हमारे आर्यभट्ट सर। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले भाग पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। मतलब एक गोला हो गया, यहीं एग्जांपल लेते हैं कि गेंद हो गया और यहाँ पर लाइट आ रहा है, इसके दो भाग करते हैं। इधर जब लाइट आ रहा है तो हमेशा इधर लाइट ही रहेगा। अब ये गेंदा घूमे ही नहीं तो क्या होगा? जिधर लाइट आ रहा है हमेशा लाइट आता ही रहेगा, तो हमेशा ही दिन रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? दिन। और इधर क्या रहेगा? हमेशा रात। अगर हमेशा दिन रहेगा तो यहाँ पर सूर्य का लाइट आ रहा है तो हमेशा यहाँ पर क्या रह पड़ेगी? दिन आ रहा है, धूप आ रहा है तो गर्मी होगी, हमेशा गर्मी पड़ेगी। लोग काले काले हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? काले काले। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोग यहाँ पर हमेशा ठंडा पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश ही नहीं आ रहा है, ठंडा पड़ेगा। जब ठंडा पड़ेगा तो यहाँ के लोग गोरे गोरे हो जाएंगे, मतलब कि जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा, जिंदगी तहस नहस हो जाएगा। अब देखो वही बात लिखा है सर, भाग में हमेशा दिन रहेगा जिसके कारण उस भाग में अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, लगातार गर्मी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब पहली गति हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरी गति के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। कक्ष मतलब एक अपना, ये जो देख रहे हो ना सर्कल, अपना वो सर्कल नहीं, एक अपना रास्ता बोल सकते हैं उसको। अपने रास्ते पर चलती है पृथ्वी। हर एक ग्रह अपने अपने रास्ते पर चलते हैं, कोई किसी के दूसरे रास्ते में नहीं जाता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। बात पहले ही कर चुका हूं मैं इसके बारे में। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे, ये जो है 1/4 का मतलब क्या होता है? मतलब कि 1/4 क्या मतलब? 1/4 मतलब 24 घंटे का 1/4 मतलब कि 6 घंटे। 1/4 मतलब एक दिन का चौथा भाग, एक दिन का चौथा भाग मतलब 6 घंटा। एक दिन में कितने दिन होते? एक दिन में कितना होता है? एक दिन में कितना घंटा होता है? तो 24 घंटा। 24 घंटा का चौथा भाग 6 घंटा हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन समय कितना होता है? घूर्णन काल कितना होता है? 24 घंटा। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है? तो 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखा है। सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं। हम 365 दिन 6 घंटे नहीं मान करके 365 दिन मानते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये जो डायग्राम है मैं कुछ देर के बाद समझाऊंगा। आगे आ जाओ। अब सुनो, ये जो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे बराबर हो जाता है। मान लो कि एक साल, पहला साल हो गया, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर एंड ये फोर्थ ईयर। ये हो गया जो पहला साल है। इस पहले साल का 6 घंटा तो हम जोड़ नहीं ना रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। तो 6 घंटा इसमें का 6 आवर्स, इसमें का 6 आवर्स, इसमें का भी 6 आवर्स और इसका भी 6 आवर्स, और जोड़ दो इसको, कितना आएगा? 24 आवर्स। 24 आवर्स मीन्स एक दिन। तो एक दिन हो गया, मतलब कि एक दिन और हमारा हो गया 6 लगातार 4 साल के बाद में एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये जो अतिरिक्त दिन है वो इसको हम लोग फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, लेकिन जोड़ देते हैं
और जोड़ने के बाद में इस प्रकार चौथे वर्ष को फरवरी में 28 दिन ना होकर 29 दिन का महीना हो जाता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लोग लीप वर्ष कहा जाता है, लीप वर्ष कहते हैं। पता लगाइए कि लीप वर्ष कब आएगा। ऐसे साल जिसमें 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसको लीप वर्ष कहा जाता है। तो आने वाला साल 2028 जो होगा 2028 वो होगा हमारा लीप ईयर, ठीक ना। आगे चलते हैं। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कैसे चक्कर लगाती है, कैसा रास्ता है पृथ्वी का, तो दीर्घ वृत्ताकार का चपटा थोड़ा सा रुक उसको दीर्घ वृत्ताकार इस टाइप का। ये वृत्त नहीं है, ये जो रेड कलर से एरो टाइप का दिखाया गया ये वृत्त नहीं है, दीर्घ वृत्त, ठीक ना। अब समझते हैं बात को थोड़ा, इधर देखो। अब समझाऊंगा, ये पढ़ता जाऊंगा उसको फिगर को समझाता जाऊंगा। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी जो है इस देखो आराम से इधर ही झुकी हुई है, यहाँ पर ऐसे ही झुकी हुई है और यहाँ पर ऐसे ही झुकी हुई है, ऐसे ही झुकी हुई है, मतलब कि इस डायरेक्शन में ही झुकी हुई है। छोटा वीडियो बनाते हैं, पढ़ाओ तो नहीं। कब का हुई अभी? अब का काउची करेगा बा बायोडाटा लिखे के बा बा इहो बाद में 10 कॉपी के नीचे लिखिए। अब सुनो भाई, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। मतलब ऋतु के बारे में बताया कि गर्मी ऋतु, सर्दी ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये सारी बातें बता रहा है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बहुत बड़ी बात लिख दिया। ऋतुओं में परिवर्तन मतलब कि मौसम क्यों बदल जाता है, तो मौसम इसलिए बदल जाता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। कुछ नहीं बात लिख रहा है, आराम से सुनो। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बात क्लियर है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना, तो उसके वजह से ही ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसलिए। बात करते हैं आगे की तरफ। चित्र 3.3 में जंगल लगा दे उसमें बिजाई में बहुत समस्या बा। सही बियरी का करबे तू? दिन के रोटी बाटे अब दूध खा ले रे कि राती एक बनी कुछ बोल खा ले उहे खा ले केला जे केला वाली खा तो ढीला
अरे हमें हमें लायक नहीं थे जंगल है ए हमें वही लायक नहीं थे ये में कहा का रे हो रे और हाथ इसमें जल्दी और फिर ले आते निकल आता दे देना तो हम नहीं कटू है और सब और के और पीछे खबर रे हमरा से का पूछोगी हमें खाती बना ले की तो का पूरी जिले में सब आई ठीक बना तो अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं और यहाँ पर कुछ आओ कुछ करके सीखें। ये एक्टिविटी है, आप लोग ध्यान में पढ़ लीजिएगा, इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है कि चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अत्यधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। बात कब की हो रही है? 21 जून की। चलो अब चित्र में चलते हैं। चित्र 3.3 कौन है? चित्र 3.3 यही है, यही ना है जी। चित्र 3.3 में आते हैं। 21 जून कहाँ लिखा हुआ है? देखो तो 21 जून इधर है। कौन सा है? 21 जून, ये पकड़ा गया 21 जून। बात करते हैं 21 जून में। देखो ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध कौन सा है? ये ऊपर वाला, ये वाला जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध, ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये कैसा है? सूर्य की तरफ है, सूर्य की तरफ है। तो सूर्य की तरफ है तो पूरा का पूरा कहाँ पड़ रहा है? राइट, उत्तरी गोलार्ध में। जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में कैसा मौसम होगा? गर्मी का मौसम होगा मेरे भाई, गर्मी का मौसम। और इस पर क्या पड़ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कैसी पड़ रही है? सीधी पड़ रही है, ठीक ना। 21 जून के बारे में बात कर रहा है। सीधी रेखाएं पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। और तिरछा कहाँ पड़ता है? ये वृत्त पर, उत्तरी ध्रुव पर क्या पड़ता है? तिरछी रेखा पड़ती है। तो यहाँ पर 6 महीने के लिए क्या होता है? गर्मी का मौसम, लगातार गर्मी का मौसम या दिन होता है। 6 महीने के लिए लगातार दिन या गर्मी का मौसम होता है। जस्ट इसको अपोजिट में आ जाओ, दक्षिणी ध्रुव में क्या होता होगा? दक्षिणी ध्रुव में देखो शीत ऋतु लिखा है, मतलब कि ठंडा का दिन कहाँ पे? ये दक्षिणी गोलार्ध में। और देखो उत्तरी गोलार्ध में लिखा है ग्रीष्म ऋतु, मतलब कि गर्मी का दिन। कब की बात हो रहा है? 21 जून को। 21 जून को हम लोग किस गोलार्ध में रहते हैं मास्टर साहब? हम लोग रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोगों को 21 जून को बोलो क्या लगता है? सर्दी लगती है कि गर्मी लगती है? तो गर्मी लगती है। बात क्लियर है? अब सुनो, ये चित्र 3.3 की बात करते हैं। और ऐसे मौसम में 21 जून को हमारा जो है दिन जो है वो बड़ा और रात जो है छोटा होता है। रात क्या होने लगता है? छोटा। इस तरीके की घटना को हम लोग बोलते हैं उत्तरी अयनांत। क्या बोलते हैं? उत्तरी अयनांत। देखो यहाँ पर लिखा है उत्तर अयनांत। समझ में आ गया क्या बातें? 21 जून की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है। तो आगे पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की। चलो देखते हैं। अब बात करते हैं 22 दिसंबर की। कब की? 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव
कि सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक ना। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन, दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, लंबे दिन तथा रातें छोटी वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु होता है। कहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। अब इसमें अगर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ठंडा का दिन होगा, शीत ऋतु होगा। चलो, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। सब कुछ इधर से समझा है वो वही बात है, चित्र में जाकर के तुम लोग डिनोट कर सकते हो, देख सकते हो। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है इंडिया में, चाहे पूरी दुनिया में। तो 25 दिसंबर, अगर 25 दिसंबर में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिणी गोलार्ध में देखो 22 दिसंबर को कहाँ था सूर्य? कहाँ थे सूर्य 22 दिसंबर को? तो ये थे दक्षिणी गोलार्ध में। तो 25 दिसंबर को भी कहाँ रहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध में। तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का दिन होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्या होगा? गर्मी का दिन। इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस का जब पर्व मनाया जाता है तो गर्मी के दिन में मनाया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में सर्दी का दिन होता है इस टाइम पे। तो अब देखो, 21 जून की कहानी समझ गए तुम लोग, 22 दिसंबर की कहानी समझ गए। अब चलते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर के बारे में समझते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा उसको बोलते हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका रहता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं और इसको विषुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको विषुव कहा जाता है। आराम से सुनना मेरे भाई। अब थोड़ा सा डायग्राम में आ जाओ। क्या क्या बोला था? 21 मार्च ये हो गया एवं 23 सितंबर ये हो गया, 23 सितंबर ये हो गया। तो ये जो दो दिन है इन पर विषुवत रेखा यही होता है। ये जो है विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जिससे विषुवत रेखा पर अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है तो विषुवत रेखा पर भारी भारी गर्मी होगा। और तो इस पर सीधे पड़ रहा है तो बाकी जाहिर सी बात है गोलार्ध में क्या पड़ रहा होगा? तिरछा। तो तिरछा पड़ रहा है तो जितना बड़ा दिन होता है उतना ही बड़ा रात होता है। रात और दिन बराबर होते हैं। जब रात और दिन बराबर होते हैं ऐसी घटना को हम लोग विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी घटना को हम लोग विषुव बोलते हैं। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। कब 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। तो आ जाओ, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। ये 23 सितंबर की बात हो रही थी। 21 मार्च को क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु एंड उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु। अब विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु। बात एकदम क्लियर है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। मतलब कि देखो, ये जो घूर्णन गति है ना, घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात होते हैं। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन एवं रात। एवं ऋतुओं में परिवर्तन किसकी वजह से? परिक्रमण गति की वजह से। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हम लोग ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। और आ जाओ थोड़ा सा एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद में टाटा बाय बाय करेंगे। सबसे पहले निम्नलिखित को मतलब शॉर्ट में आंसर लिखना है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण है कितना है? मान लो कि सतह से अगर देखा जाएगा तो 66.5 डिग्री, और नहीं अगर लंब से देखा जाएगा तो 23.5 डिग्री। ठीक है, घूर्णन परिक्रमण को परिभाषित करते हैं। अपने अक्ष पर घूम जाना पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में घूम जाना उसको परिक्रमण कहा जाता है। लीप वर्ष क्या है? एक वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसको लीप वर्ष कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांत में अंतर बताइए। उत्तर अयनांत कब होता है? 21 जून को। दक्षिण अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को। बात क्लियर हो गया। अब विषुव क्या है? जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं विषुव। कब होता है?
21 मार्च एंड 23 सितंबर को, 23 सितंबर को सही लिखा हूँ ना, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को एकदम करेक्ट है। इसको बोलते हैं विषुव। बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अयांत अलग अलग समय में क्यों होते हैं। बात क्लियर है, क्योंकि सूर्य अलग अलग टाइम पर होता है। ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात क्यों होती है, क्योंकि लगातार सूर्य की जो किरणें हैं 6 महीने पर उत्तरी ध्रुव पर तिरछी पड़ती है एवं लगातार पड़ती है 6 महीने तक तिरछी, इस पर एक ध्रुव पर और तिरछी पड़ती है दूसरे ध्रुव पर, इसलिए 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति कहलाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसको बोलते हैं परिक्रमण। बात क्लियर है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती है, 22 दिसंबर को, 21 जून को, 21 मार्च को। 21 जून को नहीं पड़ता है, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को पड़ता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, बता दे भाई, परिक्रमण गति के कारण। आ जाओ। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन गति कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, कैसी कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। अब बताओ कब दिन छोटे होंगे, दिन छोटे होते हैं शरद ऋतु में। शरद ऋतु में दिन जो होते हैं छोटे और रातें बड़ी बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि शरद ऋतु में जो सूर्य का प्रकाश है वो कम आता है, ठीक है ना, इसकी वजह से। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है, ये जो क्लास है मेरा पसंद आ रहा होगा। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट में लिख के जाइएगा आप लोग कि सब कुछ क्लियर हो गया है। पहले क्लियर नहीं था लेकिन अब क्लियर हो गया है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये सब जो लिखते हैं आप लोग, वो मुझे मोटिवेट करता है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें।